હેલો ફ્રેન્ડ્સ, બધા મજામાં હશો? લાસ્ટ લેક્ચર આપણે જો જોયો તો તે કોસ્ટિંગના ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટિંગના લિમિટેશન્સ આપણે જોયા હતા. આજે આપણે થોડું કોસ્ટિંગમાં આગળ વધીએ. કોસ્ટિંગ સબ્જેક્ટ તમારા માટે નવો છે અને મેં સવારે તમને જે પ્રમાણે વાત કરી હતી એવી રીતે બહુ ક્રિએટિવ સબ્જેક્ટ છે. ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં મેં તમને इंट्रोडक्शन આપ્યું હતું. यहाँ पे काफ़ी सारी कॉस्ट ऐसी है जो कोस्टिंग में जानना जरूरी है. तो पहले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें देखा था कि 3 टाइप का मेन कॉस्ट है अपना: मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस. वो तीनों मिला के प्राइम कॉस्ट बनता है. कोई भी प्रोडक्ट है उसमें मटेरियल लगना ही है. मटेरियल के बिना कोई भी प्रोडक्ट तैयार नहीं होगा. इसलिए मटेरियल कॉस्ट एक बहुत ज़रूरी कॉस्ट है कि मटेरियल कितना मटेरियल लगने वाला है कोई भी प्रोडक्ट में. अभी कॉस्ट लगेगा तो उसका कंट्रोल भी करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट ऐसे ही बना दो, मटेरियल जितने जो भी रेट से आए वो परचेज कर लो और अपना मटेरियल यूज़ करके फाइनल प्रोडक्ट बना दो. सबसे मेन ज़रूरी बात यह है कि आप जब प्रोडक्शन करो तब उसका मटेरियल अपने को फैक्ट्री में चाहिए. यदि हमने एडवांस में परचेज कर लिया है प्रोडक्शन के पहले तो अपना वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा. तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अपने लिए, क्योंकि बैंक में से यदि हम पैसे लेके आए हैं, फाइनेंस लेके आए हैं, तो इंटरेस्ट हमको चार्ज करना पड़ेगा. इसीलिए जब ज़रूरत होगा तब उसी टाइम हमको मटेरियल परचेज करना है. तो वहाँ पे आता है मटेरियल कंट्रोल. दूसरा चीज़ ये है, यदि हम प्रोडक्शन के टाइम पे शॉर्ट सप्लाई हुआ मटेरियल का, मतलब प्रोडक्शन करना है और मटेरियल ही नहीं है, उसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पाया, तो ये भी अपना डिसएडवांटेज है. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ना तो एक दिन बाद ना तो एक दिन पहले, जब ज़रूरत है, जो टाइम पे अपने को नीड है, आवश्यकता है, उसी टाइम हम मटेरियल परचेज करें. तो ये मटेरियल का सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि मटेरियल का कॉस्ट हमको कंट्रोल करना है. इसलिए आपके सिलेबस में एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है मटेरियल कॉस्ट. वो आप कैसे कंट्रोल करेंगे. मटेरियल कॉस्ट के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी एक इशू किया है. द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक स्टैंडर्ड भी है कि आप कैसे मटेरियल का कॉस्ट कंट्रोल करें. तो जो मटेरियल कॉस्ट है उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है अपनी फाइनल प्रोडक्ट में. बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे उसमें काफ़ी सारा वॉल्यूम जो होता है वो मटेरियल कॉस्ट का होता है. यदि मटेरियल कॉस्ट में हमने कंट्रोल किया तो अपना प्रोडक्ट सस्ते में बनेगा. यदि प्रोडक्ट सस्ते में बनेगा, कम दाम में बनेगा, तो अपना प्रोडक्ट हम मार्केट में जब बेचने जाएंगे तो कम सेलिंग प्राइस से, कम रेट से हम मार्केट में बेच सकते हैं. इसका मतलब यदि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, उस एनवायरनमेंट में हम खड़े रह सकते हैं, अच्छी तरह से अपना सेलिंग कर सकते हैं. तो अभी जो एनवायरनमेंट चल रहा है मार्केट में, वो सबसे बढ़िया वो एनवायरनमेंट है कि आप मार्केट में कैसे टिके रहें. यदि आपको मार्केट में टिकना है तो आपका सेलिंग प्राइस बढ़ना नहीं चाहिए, वरना आपका मटेरियल कोई नहीं लेगा. साथ ही साथ आपका प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए. पहले कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते थे, पहले 20 रुपये में बनाते थे, उसमें 2 रुपया मिला के आप 22 रुपये में वो प्रोडक्ट मार्केट में बेचते थे. अभी मान लो यदि 20 रुपये का कॉस्टिंग आपने 18 रुपये कर दिया, 18 रुपीज कर दिया, तो अभी आपका प्रॉफिट मार्जिन हो गया 4 रुपये. तो इसका मतलब जो भी कॉस्ट कंट्रोल करेंगे, जो भी कॉस्ट सेव करेंगे, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट अपना प्रॉफिट पे पड़ेगा. तो कॉस्टिंग में ये सबसे ज़्यादा समझना जरूरी है कि हम अपना कॉस्ट कंट्रोल कैसे करते हैं. अभी आपको एक क्वेश्चन होगा कि सर ये मटेरियल कॉस्ट होता क्या है. तो मटेरियल में 2-3 चीज़ है वो पहले समझ लेनी चाहिए.
पहला तो एक हम मटेरियल परचेज करते हैं वो, इसका मतलब द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के लिए हम जो पैसे देते हैं वो। दूसरा होता है कि हम जो रॉ मटेरियल का पैसा देते हैं, वो मटेरियल यदि प्रोडक्शन से काफी दिन पहले आ गया तो उसका स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा, अपना बैंक का इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, तो ये भी एक कॉस्ट हो गया अपने लिए। तीसरा चीज है, यदि हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया और मटेरियल नहीं है तो जो भी प्रोडक्शन डिले होगा अपना, तो वो अपना ओवरहेड बढ़ जाएगा, क्योंकि लेबर ऐसे ही बैठे रहेंगे, आपका पावर सप्लाई ऐसे ही चालू रहेगा और प्रोडक्शन नहीं होगा, और ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई ऑफ द मटेरियल कॉस्ट। तो ये सब चीज है मटेरियल कॉस्ट में जो अपने को कंट्रोल करनी है। काफी सारी मेथड्स भी है, जो मेथड्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो मेथड्स पर्टिकुलर कॉस्टिंग में दी हुई है कि कौन सी मेथड है, वो उसका एक अलग चैप्टर, सारी मेथड्स का अलग अलग एक चैप्टर्स भी है, वो चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो पहले तो हम देख लेते हैं कि कितने टाइप का मटेरियल होता है। अपनी फैक्ट्री में ऐसा नहीं है एक ही टाइप का मटेरियल है जो हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन शेयर किया है मटेरियल का कि कितने सारे मटेरियल फैक्ट्री में होते हैं। सो ये सारे मटेरियल ही है। यदि हम मटेरियल बोले तो ये सारे अपने को 5 चीज है वो समझ के चलना है। मटेरियल बोले तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस जिसको हम WIP बोलते हैं, कंज्यूमेबल है, फिनिश गुड्स भी हम मटेरियल में उसका बोलेंगे कि ये भी मटेरियल है, और स्पेयर पार्ट। ये 5 वर्ड है जो आपको याद रखना है मटेरियल कॉस्ट में। ये सारे चीज का कंट्रोल करना है। मतलब बोला मटेरियल कॉस्ट तो खाली परचेज ऑफ मटेरियल नहीं है, ये सारी चीज मटेरियल कॉस्ट में आती है। पहला रॉ मटेरियल जो प्रोडक्ट के लिए हम परचेज करते हैं। दूसरा है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस बोले तो एक बार हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और वो प्रोसेस अभी फिनिश नहीं हुआ है, वो प्रोसेस इन लाइन है, तो वो बोलते हैं वो हम बोलेंगे WIP। तीसरा जो चीज है वो कंज्यूमेबल है। अभी जो आप बोलेंगे सर कंज्यूमेबल क्या है और रॉ मटेरियल में कंज्यूमेबल में क्या फर्क है। कंज्यूमेबल का मतलब है जो कंज्यूम हो जाते हैं। अभी एक फैक्ट्री चल रहा है, उसमें आपने एक रॉ मटेरियल परचेज किया, वो तो किया, फिर कंज्यूमेबल आइटम परचेज किया। कंज्यूमेबल आइटम बोले तो आपका ऑयल है, मान लो मशीन चला तो मशीन चलाने के लिए ऑयल चाहिए। दूसरी काफी सारी चीज है जो चाहिए, जो कंज्यूम हो जाती है, वो फिनिश प्रोडक्ट के साथ बाहर नहीं निकलती है, वो कंज्यूम हो जाती है। कंज्यूम बोले तो वो खत्म हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमेबल। चौथा अपना जो है वो है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स बोले तो फिनिश प्रोडक्ट, अभी मार्केट में सेल करने के लिए जो प्रोडक्ट रेडी है उसको हम बोलते हैं फिनिश गुड्स। और है स्पेयर पार्ट। मिसलिनियस स्पेयर पार्ट जो है, काफी सारे स्पेयर पार्ट ऐसा होते हैं मशीन के जो लेके रखना पड़ेगा कंपनी में, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली उसका यूज है। मान लो बेरिंग है जो कंटिन्यूसली चलता है, तो वो 10 दिन बाद, 5 दिन बाद या 20 दिन बाद वो खराब हो जाएगा, तो अपने पास उसका स्टॉक पड़ा होगा, निकाल के वो मशीन में डाल देंगे, तो वो हमारा हो गया स्पेयर पार्ट। तो मटेरियल कॉस्ट जब यूज करेंगे वर्ड, तो मटेरियल में 5 चीज आती है। पहला रॉ मटेरियल, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा कंज्यूमेबल, फिनिश गुड्स और स्पेयर पार्ट। ये सारी चीज का कंट्रोल करना है, क्योंकि ये सारी चीज कंपनी में, फैक्ट्री में कंटिन्यूसली सप्लाई होने वाली है। यदि हम इस चीज का कंट्रोल करेंगे तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ेगा, अपना प्रॉफिट बढ़ेगा। यदि हम इसमें लेजी होंगे तो अपना प्रॉफिट दिन ब दिन घटता जाएगा। इसलिए ये 5 चीज का अपने को कंट्रोल करना है। सबसे पहले चीज समझना वो जरूरी है कि यदि हम मटेरियल कंट्रोल करेंगे, ये शब्द यूज किया है कंट्रोल, यदि हम कंट्रोल करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कंपनी पे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है, मटेरियल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव कौन सा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है
ये 8 ऑब्जेक्टिव है, तो 8 ऑब्जेक्टिव आज इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है? तो ये सबसे बड़ा, मैंने बोला पहले ही आपको बोला कि जब मटेरियल का रिक्वायरमेंट है तब मटेरियल चाहिए, उसके ना तो बहुत दिन पहले और ना तो बाद। यदि पहले मंगा लिया तो अपना वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, और यदि प्रोडक्शन स्टार्ट जब करना है तब मटेरियल नहीं है तो अपना प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। तो अवेलेबिलिटी अपने को चाहिए कि मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ मटेरियल कंट्रोल इज टू हैव कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मटेरियल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब मटेरियल रिक्वायर्ड है तब ही उसी टाइम मटेरियल परचेज करना है। ये पहला उसका ऑब्जेक्टिव है। प्रोडक्शन में नॉट बी हेल्ड अप फॉर वॉन्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल के कारण आपका प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये मटेरियल कॉस्ट का कंट्रोल का एक पार्ट है। दूसरा चीज अब हम देखें तो अवॉइडेंस ऑफ ओवरस्टॉकिंग एंड अंडरस्टॉकिंग ऑफ द मटेरियल। जरूरत है 50 यूनिट का, आपने 200 यूनिट मंगा के रखा है, तो 150 यूनिट का क्या हुआ? आपका ओवर स्टॉकिंग हो गया। जो चीज नहीं चाहिए वो फैक्ट्री में मंगा ली, जो चीज का जरूरत नहीं था वो चीज परचेज कर ली, तो ये आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक कर देगा। दूसरा चीज, यदि जरूरत है 50 यूनिट का, आपने मंगाया 30 यूनिट, तो 20 यूनिट का घाटा पड़ जाएगा। वो घाटे के कारण आपका प्रोडक्शन ठप हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम अंडर स्टॉकिंग। तो ये दोनों चीज नहीं करनी है, तो फिर क्या करेंगे? तो एक सही लेवल हम मेंटेन करके रखेंगे, जिसको बोलते हैं स्टॉक लेवल। एक चैप्टर आएगा, स्पेसिफिक चैप्टर आएगा, वो चैप्टर में हम पढ़ेंगे, उसका लेवल पढ़ेंगे, स्टॉक लेवल पढ़ेंगे कि मेरा ज्यादा से ज्यादा इतना स्टॉक होना चाहिए और कम से कम मेरा ये स्टॉक होना चाहिए। वो लेवल अलग चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव कौन कौन सा है। पहला ऑब्जेक्टिव है अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। जब रिक्वायरमेंट है तभी मटेरियल अपने को परचेज करना है। दूसरा, अवॉइड करना है। क्या अवॉइड करना है? ओवर स्टॉकिंग अवॉइड करना है और अंडर स्टॉकिंग अवॉइड करना है। द मटेरियल शुड बी स्टॉक्ड एट ऑप्टिमम लेवल इन व्यू ऑफ ऑपरेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस. This object is increasingly important because the understocking stock out problem is danger and the overstocking excess investment is also danger. अपने लिए यदि ओवरस्टॉकिंग किया है वो भी डेंजर है और अंडरस्टॉकिंग किया है वो भी डेंजर है, तो both are not advantage to the firm or business. यदि आपने ज्यादा मंगा लिया है, ज्यादा का स्टॉक किया है, आपके लिए खराब है। यदि आपने कम स्टॉक किया है तो आपके लिए खराब है। तो आपको एक लेवल मेंटेन करना चाहिए, एक लेवल मेंटेन करके चलना चाहिए। आगे हम देखते हैं ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल। ऑप्टिमम का मतलब होता है एक पॉइंट, जो उस पॉइंट पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। The investment of material should always be optimum level. एक ऑप्टिमम लेवल पे उसको रखना चाहिए। Should always इसका मतलब है हमेशा के लिए। मैंने पहले ही आपको बोला, the working capital fund invested in material should not be in excess and adequate. आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो ब्लॉक होना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर आगे ऑपरेशन में कंपनी चलाने के लिए आपके पास फाइनेंस कम पड़ेगा, तो वो डेंजर है आपके लिए। फिर पैसा नहीं होगा तो धंधा कैसे करेंगे? तो मटेरियल में एक ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करना है, ऑप्टिमम इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मटेरियल का जो स्टॉक है वो सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा, आपका फंड ब्लॉक करेगा कंपेयर टू लेबर एंड अदर एक्सपेंस। वो आपको ध्यान रखना है। आगे हम जाता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल
एट लोअर प्राइस। अभी ऐसा कौन नहीं सोचेगा कि मैं हायर प्राइस से परचेज करूं। कोई भी बिजनेसमैन या तो कोई भी जनरल मैनेजर कंपनी का वही सोचेगा कि मेरा मटेरियल कम से कम प्राइस में आए, लो प्राइस में आए। तो ये सबसे बड़ा मटेरियल कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को वही सोचना है कि मैं कहाँ से परचेज करूं, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करूं, मटेरियल कैसे अपनी फैक्ट्री में लेके आऊं। तो उस तरफ से मेरा परचेजिंग कॉस्ट है, जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, वो लो हो जाए। तो यदि मटेरियल का कॉस्ट लो होगा तो प्रॉफिट पे डायरेक्टली उसका इफेक्ट पड़ेगा। नॉर्मली हम बिजनेस में वही देखते हैं कि मटेरियल का कॉस्ट ज्यादा हो गया तो अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट भी ज्यादा हो गया, तो लो प्राइस से अपने को मटेरियल परचेज करना है। तो मटेरियल शुड बी परचेज एट रीजनेबली लो प्राइस, दिस हेल्ड इन कीपिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट लोअर प्राइस। आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लोअर प्राइस से बना सकते हैं। हाउएवर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट शुड नॉट बी सेक्रीफाइड एट कॉस्ट ऑफ लोअर प्राइस। यस, आपको याद रखना है, मुझे कम दाम में मटेरियल लेना है, बट इतना भी मटेरियल बिगड़ा हुआ नहीं लेना है कि जिसका इफेक्ट डायरेक्टली मुझे प्रोडक्ट पे पड़े, मुझे प्रोडक्ट में सेक्रीफाइस करना पड़े। ऐसा काम नहीं करना है। प्रोडक्ट अपना वैसा ही वैसा बनाना है, उतनी ही एफिशिएंसी से प्रोडक्ट बनना चाहिए, बट मेरा मटेरियल है वो कम रेट में आए। तो उसका मेन जो ऑब्जेक्ट है उसका है आप कम से कम प्राइस में मटेरियल परचेज करें। आगे हम देखेंगे इकोनॉमी ऑफ परचेजिंग। परचेजिंग इकोनॉमी का मतलब क्या है? द प्रॉपर मटेरियल कंट्रोल ब्रिंग्स सर्टेन एडवांटेजेस एंड इकोनॉमी इन परचेजिंग ऑल्सो। एवरी अटेम्प्ट हैज टू बी मेड टू इफेक्ट इकोनॉमी इन परचेजिंग थ्रू क्वालिटी एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ फेवरेबल मार्केट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल व्हेन प्राइस आर लो। ये आपको आना चाहिए। सबसे बढ़िया बिजनेसमैन वो होता है जो जब जरूरत है, जब लो प्राइस है, तब मटेरियल परचेज कर ले। क्योंकि साल में एक बार तो ऐसा आता ही है कि हमारा मटेरियल सस्ता मिल सकता है। उस टाइम पे इकोनॉमी का बेनिफिट, यहाँ पे लिखा ना इकोनॉमी ऑफ परचेजिंग, इसका मतलब है उसका इकोनॉमी का बेनिफिट लेके हम वो मटेरियल परचेज कर ले। मान लो अभी कोई प्रोडक्ट हम चाइना से परचेज कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट हमको कम दाम में मिल रही है। अभी चाइना के साथ ट्रेड वॉर चल रहा है, वो प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया या तो उसमें टैक्सेस बढ़ा दिया। तो उसका मतलब ऐसा है कि आप अभी लोकल मार्केट से प्रोडक्ट परचेज करेंगे, लोकल मार्केट से अपना रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। यदि आप लोकल मार्केट से रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो आपको वो महंगा पड़ेगा, कम दाम में पड़ेगा। इसका मतलब ऐसा हुआ कि जब गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया, जब गवर्नमेंट ट्रेड फ्री है, तब हम परचेज कर लें तो अपना प्रोडक्ट सस्ता है। यही इसको ही बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ परचेज। आगे जाते हैं सेंट्रलाइज परचेज ऑफ मटेरियल। सेंट्रलाइज परचेज का मतलब है एक जगह पे, मान लो आपके पास 5 यूनिट है, एक आपका फैक्ट्री अहमदाबाद में है, एक राजकोट में है, एक सुरेंद्र नगर में है, एक वलसाड़ में है। काफ़ी सारी फैक्ट्री अलग अलग जगह पे होती है, बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो सारी यूनिट का मटेरियल आप एक ही जगह से परचेज करें, फिर आप सप्लाई का ही भी करो, फिर आप ऑर्डर जो देंगे वो बल्क में एक साथ देंगे। उससे क्या होगा, ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर यदि आप एक साथ किसी वेंडर को आप किसी सप्लायर को आप देंगे तो वो कम दाम में आपको मिलेगा। तो सेंट्रलाइज का मतलब है कि कॉस्ट को कंट्रोल करना है। सारी चीज कोई भी फैक्ट्री में यूज आपकी होने वाली, वेदर वो सुरेंद्र नगर में हो, राजकोट में हो, वलसाड़ में हो, कहीं भी हो, आप एक ही सप्लायर के पास से मटेरियल परचेज करेंगे तो आपको कम दाम में मिलेगा। इसका मतलब है सेंट्रलाइज परचेज ऑफ मटेरियल। 7वां नंबर का जो पॉइंट है अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल। ये सबसे बढ़िया ये पॉइंट है कि अपने को मटेरियल वेस्ट नहीं करना। अभी आप बोलेंगे सर वेस्ट कहाँ पे होता है मटेरियल? तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन में वेस्ट होता है, आप लोडिंग करो, अनलोडिंग करो, बीच में आप ट्रांसपोर्ट में उसको लेके आए तो वहाँ पे वेस्टेज का चांसेस होता है। स्टोर में आपने मटेरियल रखा तो स्टोर में भी वो मटेरियल में
कुछ वेदर का इफेक्ट ना पड़े, वेदर के कारण वो मटेरियल बिगड़ ना जाए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यदि ये कॉस्ट ज़्यादा हो गई तो अल्टीमेटली आपका मटेरियल का कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, और मटेरियल का कॉस्टिंग बढ़ जाएगा तो प्रोडक्ट में 22 रुपये में से 21 रुपया प्रोडक्ट का हो जाएगा, 1 ही रुपये मिलेगा आपको। यदि वो कॉस्टिंग कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और कॉस्ट ज़्यादा हो गया तो प्रॉफिट में से आपका पैसा जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस आप बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी सारे दूसरे लोग भी मार्केट में आपके साथ धंधा करने के लिए खड़े हैं जो 22 रुपये में प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो वेस्टेज नहीं होना है, अपने को वेस्ट मटेरियल नहीं करना है। तो क्या करना है, तो उसका प्रॉपर स्टोरेज करना है। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मटेरियल बाय स्टोर कीपिंग एंड हैंडलिंग ऑफ मटेरियल बाय वर्कर इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ मटेरियल। प्रॉपर यदि स्टोर करेंगे और स्टोर से वो मटेरियल हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेके गए तो वहां पे भी प्रॉपर लेबर से उसको लेके जाए, तो उस हिसाब से अपना मटेरियल वेस्टेज कम होगा। वेस्टेज शुड बी अलाउड अप टू सर्टेन लेवल। ऐसा नहीं है वेस्टेज होता ही नहीं है, कोई भी चीज यदि आप करो तो वेस्टेज तो होता ही है, बट वो सर्टेन लेवल पे होना चाहिए, वो नॉर्मल लेवल पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 100 यूनिट परचेज किया और उसमें से 50 यूनिट आपका वेस्टेज हो गया। 100 यूनिट में से यदि 3% या 4% वेस्टेज होगा, वो आपका सर्टेन लेवल आपने मेंटेन किया हुआ है, इट शुड बी एक्सपेक्टेड कि इतना तो होना ही चाहिए। बट एबनॉर्मल क्या है कि 0.5%, 50% मटेरियल यदि आपका वेस्ट हो गया तो वो एबनॉर्मल सिचुएशन है, वो आपको कंट्रोल करना है। अभी कोई केमिकल आप लेके आते हैं ट्रक में, तो उसमें लीकेज हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। मान लो वो ट्रक ड्राइवर लेके आया, वो चोरी करके ले गया, तो ये सारी जो चीज है वो मटेरियल वेस्टेज करेगी और वो अपने को कंट्रोल करना है। तो ये जो सारी ऑब्जेक्टिव है, अभी लास्ट एक ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, इफ द राइट क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज परचेज एट राइट टाइम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉर पर्पस, द आइडल टाइम कैन बी अवॉइडेड and efficiency of the manufacturing department can also be increased। ये सबसे बड़ी चीज है, एफिशिएंसी आपको इंक्रीज करना है जब जरूरत होगा, राइट टाइम फॉर द प्रोडक्शन पर्पस। मतलब आज प्रोडक्ट बनाना है और उसके अगले दिन आपके पास मटेरियल आएगा, तो ये राइट टाइम हुआ। इसका मतलब स्टोर में उसको ज़्यादा दिन रखना भी नहीं पड़ेगा, उसका इंस्पेक्शन भी ज़्यादा दिन नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, वर्किंग कैपिटल भी आपका ज़्यादा दिन ब्लॉक नहीं होगा। और दूसरा, जब प्रोडक्शन आपका स्टार्ट हुआ तब मटेरियल आपके पास है, तो वो आपकी एफिशिएंसी प्रोडक्शन में बढ़ाएगी। यदि प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ता है तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो डायरेक्टली अपना प्रोडक्शन कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ है जो सारी चीज़ अपना मटेरियल कंट्रोल करने के लिए हमको थोड़ा गाइड करेगी। यूनिवर्सिटी में अपना सिलेबस में भी ये, ऑब्जेक्टिव में भी और डिस्क्रिप्टिव में भी ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो पहले से वापस मैं आपको एक बार समझा दूं कि हम लोग देख रहे हैं मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट का मतलब है कंट्रोल ऑफ मटेरियल कॉस्ट। बट मटेरियल वर्ड जब हम यूज कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ है जिसको हम मटेरियल बोलते हैं फैक्ट्री में, ये आपको ध्यान रखना है। पहला तो है रॉ मटेरियल, दूसरा है वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा है कंज्यूमेबल, चौथा है फिनिश गुड्स और पांचवा है स्पेयर पार्ट। ये 5 चीज़ ऐसी है जो फ्रिक्वेंटली अपने को परचेज करनी है कंपनी के अंदर, बट इसका कंट्रोल करना है। क्या कंट्रोल करना है? कॉस्ट कंट्रोल करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट कंट्रोल का, वो आज हम पढ़ेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट कंट्रोल का। तो पहला ऑब्जेक्टिव है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। मैंने डिटेल में आपको बताया कि मटेरियल की अवेलेबिलिटी जब जरूरत हो, व्हेन इट्स रिक्वायर्ड, तब वो मिलना चाहिए। ओवर स्टॉकिंग नहीं होना चाहिए या अंडर स्टॉकिंग नहीं होना चाहिए, मतलब अपना स्टोर लेवल स्टॉक का ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से अपने को मेंटेन करके रखना चाहिए। मटेरियल परचेज करने में
ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट करना है। ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, आपके पास हाथ पे पैसे बचेंगे। यदि आपके पास पैसे पड़े हैं तो आप किसी दूसरी चीज़ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी ज़रूरत थी 10 लाख का मटेरियल, आपने 50 लाख का मटेरियल कंपनी में परचेज करके रखा है, तो खामाखा आपका 40 लाख का जो मटेरियल है उसमें आपका मटेरियल इन्वेस्टमेंट हो गया, जो अभी किसी काम का ही नहीं है, वो प्रोडक्शन को 2 महीने के बाद चालू होने वाला है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। कोई भी मटेरियल हमको प्राइस खरीदना है, परचेज करना है लो प्राइस में, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि लो प्राइस का मतलब है हमको वही मटेरियल अच्छे वाला मटेरियल ही लो प्राइस में परचेज करना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करें, सेक्रीफाइस करें। वो तो वही बात होगी, आप क्वालिटी थोड़ा वीक लेके आओगे और लो प्राइस हो जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट आपका उसी हिसाब से, उसी एफिशिएंसी से बनेगा। यदि आपने लो वाला प्रोडक्ट यूज़ किया है तो आपका फिनिश प्रोडक्ट ऐसा ही बनेगा, लो बनेगा। तो आपको प्रोडक्ट तो अच्छा ही चाहिए, तो इसके लिए परचेज भी अच्छा वाला क्वालिटी ही करना है, बट ध्यान में रखना है कि वो लो प्राइस से करना है। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे, करना पड़ेगा। इकोनॉमी ऑफ परचेज, जो समय है, जब अच्छा समय चल रहा है, जो चीज़ की इकोनॉमी चल रही है, तो उसका एक अपॉर्चुनिटी जो होती है तब उसका हम परचेज कर लें, उसको बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ परचेज। और सेंट्रलाइज परचेज ऑफ मटेरियल, मैंने पहले ही आपको बोला कि आपके पास 3 यूनिट है, तो तीनों 3 यूनिट का एक ही जगह पे आप, एक ही जगह से आप परचेज करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका मटेरियल कम प्राइस में आपको मिलेगा और आपका रिलेशन भी सप्लायर के साथ बना रहेगा, क्योंकि आप अभी तीनों चीज़ का एक साथ यदि ऑर्डर देंगे तो आपका क्वांटिटी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, तो वो भी अपने को देखना है। अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल, स्टोर में वेस्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन में मटेरियल वेस्ट होता है, तो ये सारी चीज़ जो है वो अपने को देखनी है कि अपना एक भी यूनिट मटेरियल वेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, तो वेस्ट होगा ही नहीं ऐसा तो नहीं है, वेस्ट होगा, बट वो सर्टेन लेवल पे वेस्ट होगा। हमने जो एक्सपेक्ट किया है वो एक्सपेक्ट लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एब नॉर्मल। यदि हम 500 यूनिट लेके आए तो वो उसमें से यदि 10 यूनिट खराब निकलेगा, वेस्ट होगा, वो अपने को एक्सपेक्टेड है कि इतना तो होगा, बट ऐसा नहीं है कि उसमें से 100 यूनिट या 150 यूनिट बिगड़ जाए या चोरी हो जाए या कोई चोरी कर ले, ऐसा तो नहीं है। तो ये एब नॉर्मल चीज़ होगी। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि वेस्टेज ऑफ मटेरियल अपने को नहीं करना है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी यदि इंक्रीज करना है तो आपके पास एक ही रास्ता है कि आपका प्रोडक्शन बंद नहीं होना चाहिए। यदि प्रोडक्शन बंद हो गया तो उसका कॉस्ट बड़ा है, प्रोडक्शन बंद रहेगा तो पावर आपका वेस्ट हो जाएगा, लेबर वेस्ट हो जाएगा, और प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई सभी चीज़ ऐसी है जो बिना काम बैठा रहेगा, तो वो अपना प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा देगा। तो इंक्रीज एफिशिएंसी का मतलब है कि राइट टाइम पे मटेरियल परचेज करके राइट टाइम पे उसको यूज़ कर लेना और यूज़ करके फाइनल प्रोडक्ट बना देने। तो ये काफ़ी सारी चीज़ है मटेरियल कंट्रोल में, जो जिसका ऑब्जेक्टिव है कि मटेरियल कंट्रोल करना है। फिर से मैं बोल दूं, मटेरियल क्यों कंट्रोल करना है, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर 60% या 70% जो कॉस्ट होता है वो मटेरियल का होता है। यदि आप मटेरियल में कॉस्ट कम नहीं करेंगे, मटेरियल में कॉस्ट कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट सस्ते में नहीं बना पाएंगे। इसीलिए आपको मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करना है। यदि हमने ASY के अंदर कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो कॉस्टिंग में यदि कोई आपको पूछे कॉस्टिंग में क्या करने का, तो आपको बोलना है कि कॉस्टिंग में कॉस्ट कंट्रोल करना है। वही है आप जो अपनी रूटीन लाइफ में कर रहे हैं, वही बात टेक्निकली अपने को बिजनेस में करनी है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ है जो मटेरियल कॉस्ट में हमने देखा। मैंने पहले ही बोला है कि कॉस्टिंग जो है वो क्रिएटिव सब्जेक्ट है। अपना दिमाग
जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। और ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और प्रैक्टिकली भी मैंने बहुत काम किया है इस पे, तो समझ में भी ज़्यादा आता है और समझाने को भी मज़ा आता है कि कैसे मैं इजी करके आपको समझाऊँ। तो ये मटेरियल कॉस्ट हमने आज किया है, उसका ऑब्जेक्टिव हमने आज किया है। ये लास्ट एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन 8 मार्क्स का एग्ज़ाम में आया था, तो मैंने लास्ट ईयर भी अच्छी तरह से बोर्ड पे समझाया था। आज भी एक कोविड के कारण हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आज भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि कोई वर्ड ऐसा है जो समझ में ना आए तो आप डिक्शनरी खोलिए, उसका मीनिंग ढूंढिए और ट्राई करें कि ये क्या कह रहे हैं, उसका मतलब क्या है। तो फिर मिलेंगे आगे जाके। मटेरियल में भी काफ़ी सारी चीज़ है जो अपने को पढ़नी है, तो फिर मिलेंगे और आगे हम कंटिन्यू करेंगे।